नमस्कार, मैं रविश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति शासन के मामले में उत्तराखंड का फैसला भारत के न्यायिक और राजनीतिक इतिहास का पहला ऐसा फैसला है जो दूसरी सरकार के बनने से पहले आया। इसके पहले ऐसा उदाहरण पाकिस्तान से मिलता है, जब 1993 में नवाज शरीफ की बर्खास्त सरकार वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए बहाल हो गई थी। 1994 में एसआर बोम्मई फैसले का हवाला हर राष्ट्रपति शासन के समय दिया जाता है, मगर जब कई साल बाद फैसला आया तो उससे पहले कर्नाटक में किसी और की सरकार बन चुकी थी। एसआर बोम्मई की सरकार 1989 में बर्खास्त हुई थी। इतिहास की विडंबना देखिए, जिस बोम्मई फैसले को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बदनाम हो चुकी कांग्रेस के लिए सबक बताया जाता था, उसी फैसले के आधार पर 2 महीने के भीतर कांग्रेस की 2 सरकारों को राष्ट्रपति शासन से मुक्ति मिली है। आइए अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कहानी थोड़ी शुरू करते हैं। इस साल 26 जनवरी के दिन जब आप देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में जश्न मना रहे थे, सुपर बाजारों में सुपर डिस्काउंट पर सामान खरीदकर अपना घर भर रहे थे, रायसीना हिल्स पर स्थित 340 कमरों के राष्ट्रपति भवन के किसी कमरे में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस प्रस्ताव पर दस्तखत कर रहे थे जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भेजा था कि अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मीडिया की खबरों के मुताबिक 26 जनवरी की शाम राष्ट्रपति भवन से मेहमानों के जाते ही राष्ट्रपति ने केंद्र के इस प्रस्ताव पर दस्तखत किए थे। 26 जनवरी की शाम 7:59 पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की सूचना आती है कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। बताया जाता है कि 24 जनवरी को कैबिनेट ने अपनी बैठक में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की थी। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला तारीख के कारण भी खटकना चाहिए था, मगर किसी को खटका नहीं। उत्तराखंड की तरह अरुणाचल प्रदेश को लेकर कोई हंगामा नहीं हुआ, शायद इसलिए भी नहीं कि मीडिया भी राष्ट्रपति शासन लगने के 100 से अधिक उदाहरणों के कारण सामान्य हो चुका है। इस कारण हो सकता है कि 27 जनवरी के अखबारों में अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगने की सुर्खियां बहुत बड़ी नहीं थी, पहले पन्ने पे थी, मगर सामान्य खबरों की तरह। 27 जनवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुना जाना था, मगर 26 तारीख को राष्ट्रपति ने कैबिनेट के प्रस्ताव पर साइन कर दिया। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही, मगर अरुणाचल प्रदेश में सरकार भी बन गई। 7 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक बार फिर से हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के दुस्साहसों पर सवाल उठाता है कि किस तरह पार्टियां और उनकी निष्ठा के नाम पर संस्थाओं के प्रमुख आज भी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि आज के समय को 70 और 80 के दशक की तुलना में कहीं ज्यादा जागरूक और चौकस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से फैसला देते हुए अरुणाचल प्रदेश में 7 महीने पुरानी कांग्रेस की सरकार को बहाल कर दिया है। वहां इस वक्त बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है। फैसला देने वाले जजों के नाम इस प्रकार हैं: जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस एनवी रमन्ना। उत्तराखंड मामले के वक्त नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति या जज कोई राजा नहीं है कि उनके फैसले की समीक्षा नहीं हो सकती। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाने का मोदी सरकार का फैसला अदालत में नहीं टिक सका। सरकार को बताना चाहिए कि उसके इरादे गलत थे या उसके कानूनी सलाहकारों ने गलत इरादे से सुझाव दिए या उनकी कानून की समझ कच्ची है। सवाल यह नहीं है कि वहां मौजूद सरकार के पास बहुमत है तो उसका क्या होगा। सवाल यह है कि उस मौजूद सरकार वजूद में कैसे आई, क्या उसका आना वैध था। अदालत ने कहा है कि मौजूदा सरकार जो इस वक्त वहां पर है अवैध है। जिन बातों के लिए कांग्रेस की आलोचना होती थी उन्हीं बातों का बचाव अब बीजेपी कर रही है। इस मामले में दोनों इज इक्वल टू की होड़ में है, यानी एक जैसे होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन अक्सर अकादमिक चर्चा का विषय बनकर रह जाता है। ऐसे मामलों में किसी की नैतिक या जवाबदेही फिक्स नहीं है। इसी इज इक्वल टू के कारण विधायकों की क्या नैतिकता है, यह सवाल पूछिए। आपने हाल ही में राज्यसभा के चुनावों में यह स्थिति देखी। बस में भर भर कर विधायक खुलेआम गरीबों के लिए बने 5 स्टार होटल में ठहराए जा रहे थे। कहीं कोई सवाल नहीं है। यह हमारे राजनीतिक दलों की नैतिकता है और यह है आप मतदाताओं की जागरूकता का स्तर, लेवल। अगर अदालत की चौकस निगाह ना होती तो सोचिए कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का जाप रटते रटते कैसे इसका गला घोंट देते। अनजाने में ही सही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कपिल सिब्बल ने ठीक कहा कि सिर्फ
न्यायपालिका संविधान के मूल्यों की रक्षा कर सकती है, सिर्फ न्यायपालिका। राजनीतिक दलों का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से संविधान की रक्षा सिर्फ न्यायपालिका कर सकती है। केंद्र में पहली बार बनी गैर कांग्रेसी जनता सरकार ने भी 9 कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह घड़ी की सुई पीछे कर सकती है। अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा विधानसभा के फैसले रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन 7 महीने से जो सरकार अवैध रूप से चल रही है, क्या उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी? क्या इतना आसान है कि कोई नेता अवैध रूप से मुख्यमंत्री बन जाए, राज्य के खजाने से खर्च कर दे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर इस्तीफा देकर घर चला जाए? क्या कानून की नजर में अवैध सरकार का मुख्यमंत्री अपराधी नहीं होना चाहिए? क्या अवैध सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटने के बाद तमाम सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए? उनकी क्या स्थिति है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाली तमाम सुविधाएं रद्द नहीं होनी चाहिए? जस्टिस खेहर ने फैसले में कहा है कि जब राजनीतिक प्रक्रियाओं की हत्या हो रही थी तो कोर्ट मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल जेपी राजखोवा ने 14 जनवरी 2016 की तय तारीख के बाद भी 16 दिसंबर 2015 को विधानसभा की बैठक बुलाकर असंवैधानिक काम किया था। अदालत ने राज्यपाल के उस संदेश को भी रद्द कर दिया जो उन्होंने 9 दिसंबर के रोज विधानसभा को भेजा। कहा कि राज्यपाल विधानसभा का एजेंडा तय नहीं कर सकते, इसलिए 9 दिसंबर के बाद विधानसभा के तमाम फैसले अवैध घोषित हो जाते हैं। 9 दिसंबर से पहले की विधानसभा बहाल की जाती है, यानी कांग्रेस सरकार वापस अपने वजूद में आती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में जिसकी हार होती है वो यही कहता है कि हम फैसले का सम्मान करते हैं, मगर फैसला पढ़ने के बाद ही सही और निश्चित प्रतिक्रिया देंगे। अपील भी कर सकते हैं। जो जीत जाते हैं उन्हें अक्सर फैसले की कॉपी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्या पता उनके बारे में भी कुछ बातें हो सबक के लिए। तमाम तरह के कानूनी सलाहकारों से लैस केंद्र सरकार 2-2 बार राष्ट्रपति शासन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हार जाए, अपना बचाव ना कर पाए, आप उस फैसले में क्या पढ़ना चाहते हैं? यह फैसला राज्यपालों की भूमिका को फिर से रेखांकित करता है। हर बार करता है, मगर कई बार राज्यपाल संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा देते हैं उसके बाद भी, और अपने पद पर आराम से बने रहते हैं, राजभवन का सुख भोगते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा की तय तारीख, जो बैठक की तारीख थी, उससे 1 महीना पहले बैठक बुलाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इसका मतलब है कि जब भी राज्यपाल बोर हो जाएं, ऊब जाएं, तो वो उत्साह महसूस करने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए विधानसभा का सत्र बुला सकता है? क्या राज्यपाल का फैसला ठोस संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित था या फिर उनकी सनक पर? आप संवैधानिक विवेकाधिकार का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब वो किसी संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित हो। यहां क्या संवैधानिक सिद्धांत था? क्या विधानसभा के सत्र को जल्द बुलाना आपकी विवेकाधीन शक्तियों में आता है? बीजेपी फैसले को विचित्र बता रही है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार बनी रहेगी। खबरें हैं कि केंद्र शायद अपील कर सकती है, इस पर कोई अभी अंतिम फैसला नहीं है। सवाल है कि इस फैसले की नैतिक जवाबदारी कहां जाकर रुकती है, किसके पास जाकर रुकती है? प्रधानमंत्री के पास रुकती है, उनके मंत्रिमंडल के पास रुकती है, या राष्ट्रपति के पास जाकर रुकती है? राष्ट्रपति की भूमिका पर सवाल क्यों नहीं हो रहे हैं? 2-2 बार उनकी मंजूरी रद्द हुई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल को राजनीतिक दलों के झगड़े से दूर रहना चाहिए। हाल ही में यूपी के राज्यपाल ने मथुरा, कैराना और दादरी पर केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। कश्मीर के मामले में राज्यपाल ने कोई रिपोर्ट भेजी है या नहीं, सार्वजनिक सूचना नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका को लेकर रोज राजनीतिक विवाद चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन संदर्भों में भी देखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को भेजे नोटिस, हर महीने भेजे जाने वाली सूचनाएं इस आधार पर सही ठहराई जा सकती थी कि राष्ट्रपति को राज्य की राजनीतिक स्थिति की जानकारी दी जा रही है, लेकिन यह राज्यपाल के अधिकार से बाहर है कि वो अपनी संवैधानिक स्थिति का इस्तेमाल करते हुए इन राजनीतिक विवादों को सुलझाने की कोशिश करें। इस मामले में राज्यपाल ने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नबम तुकी ने सदन का विश्वास खो दिया है, ना ही यह बताया कि कांग्रेस ने विधानसभा में बहुमत खो दिया है। अगर ऐसा होता तो राज्यपाल सदन के पटल पर बहुमत हासिल करने के आदेश दे सकते थे, मगर राज्यपाल ने खुद ही बताया है कि उन्होंने कभी विश्वास मत परीक्षण के लिए नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्या हमारे देश में कानून का शासन राज्यपाल को संवैधानिक सिद्धांतों और अरुणाचल विधानसभा के कामकाज के नियमों को हवा में उड़ाने की इजाजत देता है?
331 पन्ने के इस फैसले की हर लाइन पढ़ने लायक है। वैसे उत्तराखंड मामले में भी राज्यपाल की भूमिका पर कम कड़ी टिप्पणी नहीं हुई थी, मगर राज्यपाल का कुछ नहीं हुआ। दोनों ही मामलों में राज्यपाल बने हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का नैतिक मतलब क्या रह जाता है? अकादमिक चर्चा से ज्यादा इस फैसले का क्या मतलब है? हमारे देश में रटाया जाता है कि संविधान ही हमारे लिए सर्वोच्च है, मगर इसके उल्लंघन पर कोई सजा क्यों नहीं है? मामूली बयान देने पर, जेब काट लेने पर जेल की सजा हो जाती है। संविधान के उल्लंघन की ना तो नैतिक जिम्मेदारी तय है, ना कानूनी सजा। 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ज्यादातर मामले में संविधान की धज्जियां उड़ी हैं, फिर भी किसी राजनीतिक दल ने संविधान के उल्लंघन की किसी सजा की मांग कभी नहीं की। क्या इसलिए कि वे जानते हैं कि संविधान से खेलेंगे नहीं तो राज कैसे करेंगे? यह है संविधान से चलने वाले भारत देश में संविधान के उल्लंघन की संवैधानिक स्थिति। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं फैजान मुस्तफा साहब, आप वाइस चांसलर हैं द नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, नलसर, हैदराबाद। फैजान साहब, मेरा सवाल आपको आखिरी पंक्ति बचकानी लगी होगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये जो फैसला है सख्त है, ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है, मील का पत्थर है, लेकिन कभी कोई सजा नहीं होती, कोई जिम्मेदार तय नहीं होता। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री पद पर कोई गिरोह बनाकर बैठ जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं और कोई सजा तय नहीं होती, सिवाय इसलिए कि आप अपनी गाड़ी जमा कर दीजिए, अपनी वाली गाड़ी से चले जाइए घर। रवीश, संविधान में एक प्रावधान ये भी है कि अगर आप किसी पद पे आए और आपका इलेक्शन निरस्त हो जाता है, तो आपने जो भी फैसले उस पद पे रहकर किए, उन फैसलों को अवैध नहीं माना जाएगा। अब ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बार न सिर्फ कार्यपालिका बल्कि असेंबली के भी सारे फैसले जो हैं पिछले 7 महीने के, उनको अवैध कर दिया है। दरअसल संविधान जो है वो क्रिमिनल लॉ नहीं है रवीश। क्रिमिनल लॉ में अगर आपने वायलेशन की तो आपको सजा दी जाती है। संविधान इस पूरी धारणा पे चलता है कि जितनी भी संस्थाएं हैं और जितने भी व्यक्ति ऊंचे पदों पे आसीन हैं, वो एक सीमित दायरे में अपना कार्य करेंगे। अब चक्कर ये है, आपने जैसे कहा कि एक सेंटेंस अच्छा बोला आपने कि नैतिकता का क्या प्रश्न है। ये सारा झगड़ा इसलिए होता है कि जो हमारे नेता हैं और एमएलएज हैं, खासतौर से छोटी स्टेट्स में, वो उनमें बड़ा लालच आ जाता है कि हमको मिनिस्टर नहीं बनाया या हमको चेयरमैन नहीं बनाया किसी चीज का। तो ये पूरा जो आया राम गया राम और डिफेक्शन का सिलसिला है, ये इसलिए होता है और सरकारें इसलिए विश्वास मत खोती हैं। अब हमारे देश में अजीब बात यह है कि जब आया राम गया राम को हमने रेमेडी करने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया राजीव गांधी जी के जमाने में, तो हमने कहा कि अगर अकेले आपने डिफेक्ट किया तो आपकी जो सीट है असेंबली की या पार्लियामेंट की, वो आप खो देंगे। इसलिए अगर आपको डिफेक्ट करना है तो लार्ज स्केल पर डिफेक्ट कीजिए। 1/3 अगर डिफेक्ट कर जाएंगे तो वो स्प्लिट माना जाएगा, और 2/3 अगर कर जाएंगे तो साहब वो मर्जर हो जाएगा दूसरे में। तो हमने छोटे छोटे डिफेक्शन को खत्म किया और बड़े लेवल पे डिफेक्शन को संविधान में इजाजत दी। और इसलिए जब तक अब डिफेक्शन नहीं होता है, जब तक 1/3 की फिगर पे ना पहुंच जाएं, तो मैं ये समझता हूं कि केंद्र सरकार या बीजेपी या कांग्रेस को ब्लेम देने से ज्यादा ये कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो क्यों इतने सत्ता के लिए या पोजीशंस के लिए जो हैं अपनी मर्यादाएं छोड़ देते हैं, उस पार्टी को छोड़ देते हैं जिसके टिकट पे वो हुए। इसलिए मैं समझता हूं कि इस केस में ये भी जरूरत है कि हम एंटी डिफेक्शन लॉ पे जाएं। रवीश, इस जजमेंट के बारे में एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो न्याय है वो वाकई में हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बुमाई में कहा था कि हम इस केस में उन असेंबलीज को और सरकारों को वापस नहीं लौटा रहे हैं क्योंकि बीच में इलेक्शन हो गए, नई सरकारें आ गई हैं, लेकिन हम भविष्य में ऐसा कर सकते हैं। तो आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किया इस बात को। पहले उत्तराखंड में यह हुआ,
यहां पे एक नई सरकार भी बन गई थी, उस सरकार को हटा दिया। तो मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बुमई के केस में कहा था कि 356 को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, सरकारों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और उनका जो कमिटमेंट है हमारे फेडरलिज्म को और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, पिछले 1-2 सालों में तो बहुत बात हुई कि साहब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, तो बेसिकली हमारा संघात्मक शासन प्रणाली में कोई उतना विश्वास है नहीं। हम एक स्ट्रांग सेंटर चाहते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली में हमारा यकीन है। इसलिए जो पार्टी सेंटर में होती है वो चाहती है कि सारी स्टेट्स में उसी की सत्ता हो जाए। फैजान साहब, ये जो फैसला है आमतौर पे जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो परिस्थितियों का बहुत हवाला देता है। क्या ये फैसला अब प्रक्रियाओं को ज्यादा स्पष्ट कर रहा है पहले की तुलना में, ये या उत्तराखंड के मामले का फैसला कि आप सिर्फ परिस्थितियों के अजम्पशंस पे, उनके अनुमान पे आप कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते? रवीश, ऐसा है कि न्यायपालिका की इसमें 3 तरीके के केसेस रहे। पहले शुरू में जब देश आजाद हुआ तो न्यायपालिका ने अपने को पॉलिटिकल क्वेश्चन से दूर रखा और उन्होंने ये कहा कि भाई ये राजनीतिक फैसला है कि सरकार ने विश्वास मत खो दिया है या नहीं है, या किसी राज्य में जो है संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। इस बात का फैसला राष्ट्रपति करें कैबिनेट के राय पे। फिर जब इनका मिसयूज होने लगा तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम कम से कम ये देखेंगे कि जिसकी पावर थी उसी ने एक्सरसाइज की या किसी और ने एक्सरसाइज कर ली। इसको ज्यूरिसडिक्शनल अप्रोच कहते हैं कि कम से कम ज्यूरिसडिक्शन देख लेंगे। फिर तीसरी एक सब्सटेंटिव रिव्यू अप्रोच आई सुप्रीम कोर्ट की, जहां उन्होंने ये कहा कि भाई अब बहुत केसेस इस तरह के नजर आते हैं जिसमें लगता है कि इर्रेशनल है, इलॉजिकल है, ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है और मेलाफाइडी है। तो आमतौर से जहां विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया हो राष्ट्रपति या गवर्नर ने, तो वहां न्यायिक पुनर्विचार की बहुत लिमिटेड स्कोप है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और अब ये सामने आ रही है, इस तरीके के 2 केसेस हो गए कि अगर राजनीतिक दल और केंद्र राजनीति करके एक चुनी हुई सरकार को हटाएगा तो उन परिस्थितियों पे जिनके बेसिस पे राष्ट्रपति सेटिस्फाई हुए कि साहब ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में हो गया, हम उसको देखेंगे। अब आप ये देखिए कि गवर्नर जो कांग्रेस ने बनाए थे वो किस तरीके के थे। मतलब राजखोवा साहब भी अच्छे गवर्नर नहीं साबित हुए, लेकिन ये ट्रेडिशन सब कांग्रेस की बनाई हुई है। देखिए, सरकार उसकी होगी संसदात्मक शासन प्रणाली में जिसके पास सीटें होंगी, यानी जिसको सदन का विश्वास प्राप्त होगा। जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को 2 ही साल बाद 1957 में बनी केरला में और 59 में जब रिपोर्ट भेजी 15 पेज की गवर्नर साहब ने, तो उन्होंने कहा साहब इंडॉक्ट्रिनेशन हो रहा है और साहब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मिसयूज हो रहा है और जवान प्रिजनर्स को छोड़ा जा रहा है। और जब सरकार बनी थी शायद उसके पास बहुमत था, लेकिन एक बार बहुमत होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा राज करने का अधिकार मिल गया। आज मुझे ये लगता है कि लोगों के दिमाग इस सरकार से हट चुके हैं, उनके दिल इस सरकार से पलट चुके हैं, इसलिए और कोई रास्ता नहीं है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अब जब आपने ये बुनियाद रखी है तो फिर आज इस तरीके की राजखोवा जी बीजेपी के बिहाफ पे करें तो मैं समझता हूं कांग्रेस को उस पे कंप्लेन करने की बहुत ज्यादा हक नहीं बनता है, क्योंकि ये सारी जो बुराई की जड़ है वो कांग्रेस खुद है। और ऐसे फिर बहुत से गवर्नर्स हुए जिन्होंने बिल्कुल पॉलिटिक्स की हर तरीके की। ठीक है फैजान साहब, एक और सवाल है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला देते वक्त या सुनवाई के दौरान राष्ट्रपति के बारे में एक बहुत कड़ी टिप्पणी की थी कि वो कोई राजा नहीं है कि उनके फैसले की समीक्षा नहीं हो सकती है। इस फैसले में मैं पूरा 331 पेज तो नहीं पढ़ पाया, ऐसा लगता है कि मुख्य रूप से राज्यपाल पे जिम्मेदारी डाली गई है, राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा की गई है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले या राष्ट्रपति की मंजूरी पर टिप्पणी उतनी प्रमुखता से नहीं है, या शायद
है ही नहीं। ये रवीश केस बेसिकली जो है ये 356 का नहीं है केस। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इस बात पे है कि राज्यपाल का जो ऑफिस है वो किस तरीके से सियासत करता है। तो राजखोवा साहब जैसे ही गवर्नर बने जून में, उसके कोई 10-15 दिन बाद ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा, कुछ कुछ जो एमएलएस का में असंतोष था। उसके बाद कांग्रेस के जो असंतुष्ट और 2 विधायक जिनको निकाल दिया गया एंटी पार्टी एक्टिविटीज में, वो गवर्नर को लंबे लंबे खत लिख रहे हैं। अब आपकी इंटरनल पार्टी की कोई बात है और आप गवर्नर को लिख रहे हैं, तो ये बाकायदा एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था जो जाके दिसंबर में पूरा हुआ। और गवर्नर की इसमें आलोचना सबसे ज्यादा इसलिए हुई कि गवर्नर जो है वो संसद का हिस्सा इस तरह नहीं है कि वो जब चाहे संसद का सदन बुला ले, क्योंकि सरकार कार्यपालिका की है, तो संसद में क्या बिजनेस होगा ये सरकार तय करती है। तो जो जनवरी के सेशन, जो छठा सेशन होना था असेंबली का, वो कैबिनेट की राय पे और स्पीकर के कंसल्टेशन पे तय हुआ। उसके बाद गवर्नर साहब ने उसको प्रीपोन कर दिया और डिप्टी स्पीकर साहब जिनको खुद एक्सपेल कर दिया गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उन्होंने उसको प्रिजाइड करके स्पीकर को निकाल दिया। तो ये सारी चीजों पे इसलिए गवर्नर के पार ये बात आई। दरअसल क्या था कि, और मेरे ख्याल से सर ये बैठक जो है वो विधानसभा के भीतर नहीं हुई, मेरे ख्याल से नहीं, एक कम्युनिटी सेंटर में हुई। किसी गेस्ट हाउस दिनों में फार्म हाउस में ये विधानसभा की बैठकें करेंगे ये लोग जाके। जी नहीं, उसमें क्या है रवीश, जरा सा इसमें इतिहास में जाएं तो ओरिजिनली गवर्नर जो था उसको इलेक्ट किया जाना था। जो संविधान सभा में ओरिजिनल प्रपोजल था कि राज्य में वो इलेक्ट किया जाएगा। अब बाद में ये हुआ कि उसको सेंटर का एजेंट बना दिया गया और अब वो बिल्कुल सेंटर की विशेष पे चलता है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो सेंटर चाहता है गवर्नर के यहां से वही रिपोर्ट जाती है। बिहार में ऐसा हो चुका है, यूपी में ऐसा हो चुका है, कई स्टेट्स में ऐसा हो चुका है। तो गवर्नर के ऑफिस पे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा था कि क्वेश्चन 356 के बजाय बहुत ज्यादा गवर्नर के रोल पे था कि क्या गवर्नर सेशन को प्रीपोन कर सकते हैं बिना मुख्यमंत्री से राय मशवरा किए हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत जोर दिया है। जस्टिस मदन लोकर ने एक अच्छा इसमें ओपिनियन दिया है। दरअसल क्या है कि जब ये, मैंने आपको पहले भी कभी बताया और मैंने लिखा है कि ये 356 जैसा प्रावधान विश्व के किसी जनतांत्रिक शासन प्रणाली और संविधान में नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। और ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अपनाया। और हमने इतना हंगामा किया था 1935 के अधिनियम के विरुद्ध कि अंग्रेजों ने इसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन हमारी हिपोक्रेसी यह है कि जब हमने संविधान बनाया तो हमने उसको दोबारा ले आए। तो उस पे जब डिबेट हुई थी हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो क्वेश्चन ये था कि ये लोग ये चाहते थे अंग्रेज के, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड होता था और गवर्नर अंग्रेज होता था, कि गवर्नर को ज्यादा पावर मिल जाए। तो 2 एक्सप्रेशन उसमें यूज हुए थे कि इन हिज इंडिविजुअल जजमेंट वो कब एक्ट करेगा और इन हिज डिस्क्रिशन। तो उस पे सॉलिसिटर जनरल ने इंग्लैंड के ये ओपिनियन दिया था कि जब वो इंडिविजुअल जजमेंट में एक्ट कर रहा है तब भी उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही एड एंड एडवाइस पे चलना है। अब यहां गवर्नर साहब ने बिल्कुल मिनिस्टर साहब की, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस को दरकिनार कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर बहुमत भी खो दे कोई और डिसॉल्व भी हो जाए असेंबली, तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की भी एडवाइस पे चलना पड़ेगा गवर्नर को या राष्ट्रपति को। जी, तो ये इसलिए कोई संविधान नहीं है, कोई बिजनेस एडवाइजरी रूल्स नहीं है। आपको का दिल चाहा तो आपने कह दिया कि साहब ये साहब अब स्पीकर हो जाएंगे, ये एजेंडा होगा, यहां पे मीटिंग होगी। आपने बताया कि दुनिया के किसी मुल्क में भारत और पाकिस्तान को छोड़कर 356 जैसे प्रावधान नहीं है, ठीक है। फिर वही मैं पूछ रहा था कि अब जाकर इतने वर्षों की यात्रा के बाद बोमाई केस आता है, फैसला आता है 1994 में और 2016 लग जाता है इस फैसले को दांत मिलने में।
तो क्यों ना इतना वक्त बर्बाद होता है एक राज्य का, एक चुनी हुई जनता का, क्यों ना ये सजा का भी एक प्रावधान हो। आखिर उसकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए कि आप जोड़ तोड़ करके एक सरकार, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर रहे हैं और आप ऐसे ही हल्के में छूट के निकल जा रहे हैं, बस 2 बयान दे रहे हैं कि फैसला ऐसा था और वैसा था। अब ये पॉलिटिकल साइंस का क्योंकि ये मुद्दा है रवीश, तो इसमें सजा देना बड़ा आसान नहीं है। अब वैसे तो देखिए कांग्रेस का इल्जाम है कि जैसे हरीश रावत ने लेन देन करके मेजॉरिटी की, ऐसे ही इन्होंने भी कांग्रेस के एमएलएस को यहां पे कुछ प्रलोभन दिए, तो उसकी भी सीबीआई इंक्वायरी करे। दरअसल पॉलिटिकल साइंस में या संविधान में होना यह चाहिए कि ये लोग जब दोबारा जनता के सामने जाएं तो जनता उन्हें रिजेक्ट करे। अच्छा, ये बुमई केस से अब तक समय इसलिए भी लगा कि बीच में जरा 356 का इतना दुरुपयोग नहीं हुआ। जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है सेंटर में रवीश, तो वो इतनी मजबूत नहीं होती, उसमें डिफरेंट पार्टीज होती तो वो दुरुपयोग नहीं करती। अब देखिए, जब एक ही पार्टी की सत्ता ज्यादा होती है तो वो दुरुपयोग करती हैं। अब सर एक चीज देखिएगा फैजान साहब, अब अभी वहां जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा उनकी सरकार बनी हुई है। अब एक खबर आई कि पहले अब चर्चा में हुई कि कम्युनिटी सेंटर में विधानसभा की बैठक बुला ली और सब चीज तय कर दिया। अब खबर आ रही है कि तुकी साहब जो हैं, जिन्हें बर्खास्त किया गया था, वो दिल्ली के अरुणाचल प्रदेश में वो सीएम बन गए हैं, वहां उन्होंने कामकाज संभाल लिया है। ये सारी चीजें इतनी छूट के बाद अगर हम जागरूक हो गए हैं, मतलब मजाक चल रहा है ना। अगर अदालतें कह रही हैं कि आप हवा में उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं, मजाक चल रहा है, तो इसकी कोई एक नैतिक या कोई कानूनी रेमेडी तो होनी चाहिए सर। नहीं रवीश, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन क्या है, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा शुरू में कि न्यायपालिका को न्याय करना चाहिए, बट न्याय जो है वो अपने आप में कोई एब्सोल्यूट वर्च्यू नहीं है। मेरे हिसाब से ये फैसला देर में आया है और देर में आने से इसने बड़ी पॉलिटिकल कंफ्यूजन क्रिएट किया है। तो बीजेपी की बात भी सही है कि स्ट्रेंज है ये जजमेंट, क्योंकि मेजॉरिटी किसी के पास है, सरकार किसी की रेस्टोर हो गई। तो मेरे ख्याल से जब सर्वोच्च न्यायालय में ये बात कही गई थी कि आप केंद्र को 356 लिफ्ट करने की इजाजत ना दें, ये अपनी सरकार वहां पे जोड़ तोड़ के बना लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त फर्मली इनको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। और अब अगर उन्होंने इजाजत दे दी थी तो ये फैसला कर देते कि भाई ये जो है ये बिल्कुल गलत था, लेकिन अब क्योंकि इस सरकार ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया है तो ये चले। लेकिन यही बात है कि अब ये जो व्यवस्था, मेरा ख्याल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सख्त फैसला हो गया कि उन्होंने बिल्कुल इनको, सरकार को भी बाहर कर दिया और असेंबली के फैसले भी नकार दिए, जो कि मेरे ख्याल से शायद फ्यूचर के लिए अच्छा हो, लेकिन इमीडिएटली क्राइसिस है। ये एक संकट है। सरकार जिसने विश्वास मत प्राप्त किया है वो बाहर जा रही है। बीजेपी का ये भी कहना है या उनके लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार के पास बहुमत है। अब अगर सदन में कोई भी सरकार ये बने, अब ये स्पष्ट नहीं है कि जो नए मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं उन्हें बहुमत लेने की जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत है, आज के फैसले से, आज के फैसले से तो वो मुख्यमंत्री हो गए क्योंकि रेस्टोर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो उनको अब कोई ओथ लेने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारी नैतिकता का स्तर है, मुझे लगता है कुछ कांग्रेस एमएलए वापस चले जाएंगे उनके खेमे में। अच्छा, उन्हें ओथ शपथ लेने की जरूरत नहीं है, क्या उन्हें बहुमत साबित करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, मेरे ख्याल से उन्हें बहुमत अपने आप, नैतिकता ये डिमांड करती है कि 1 आध महीने में साबित करना चाहिए और उसके बाद उनको खुद सदन को भंग करने की सिफारिश करके जनता की अदालत में जाना चाहिए। ये एक नैतिक स्थिति है, वरना फिर जब सदन में अगर ये मुख्यमंत्री बहुमत साबित करने से मना कर दें या विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आए, तब किस तरह के संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसकी तरफ इशारा बीजेपी ने किया है। नहीं, अगर ये जो मुख्यमंत्री रेस्टोर हुए हैं ये विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए तो वो फिर बाहर जाएंगे। मेरा अंदाजा ये है रवीश कि ये यहां फिर से राष्ट्रपति शासन लगेगा। क्योंकि ये जो सब डिफेक्शन वगैरह होगा, मिलेगा इन्हें बहुमत, नहीं मिलेगा, इससे सेंटर को फिर एक बार मौका मिलेगा कि वो राष्ट्रपति शासन लगा देंगी, जो कि गवर्नर का राज होगा, केंद्र सरकार का राज दोबारा आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या न्याय एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसमें कोई हम प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ना देखें कि भाई ये करने से क्या होगा,
ये भी एक प्रश्न है जो सर्वोच्च न्यायालय को शायद अपने समक्ष रखना चाहिए था जब उन्होंने इतना बड़ा फैसला अगर बीजेपी या केंद्र सरकार इस आधार पे, आपके तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के पास दोबारा जाए तो क्या उसे राहत मिल सकती है, या वो ये समझे कि फैसला इतना स्पष्ट है कि दोबारा जाने से कोई लाभ नहीं है, कोई अब कानूनी प्रावधान नहीं बचे हैं? मेरा ख्याल ये रवीश के इसमें ये देखिए कि 5 जो न्यायाधीशों ने फैसला दिया है उसमें 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे भविष्य में। तो ये सरकार और न्यायपालिका के आपस में क्या रिश्ता है वो दर्शाता है, और भारत की न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है सरकार से ये दर्शाता है, और इस देश के संविधान को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि इसकी ओथ गवर्नर लेते हैं रवीश, गवर्नर जब शपथ लेते हैं तो वो कहते हैं कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप देखिए कि जो हमारे गवर्नर्स का इतिहास है कि वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, बिल्कुल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड नहीं करते, उसकी रक्षा नहीं करते। पर सर्वोच्च न्यायालय, कपिल सिब्बल ने सही कहा, क्योंकि मैं ये नहीं मानूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय अकेली संस्था है जो देश के संविधान की संरक्षण देती है। पार्लियामेंट भी है, उसमें न्याय एग्जीक्यूटिव भी है। अक्सर न्यायपालिका से गलत फैसले हो जाते हैं तो पार्लियामेंट उनको सही करती है। तो तीनों अच्छे हैं, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये पुनर्विचार के लिए इन्हीं 5 जजेस के सामने जाएगी ये याचिका, तो इसमें सरकार को कोई फायदा नहीं होगा, ये रिजेक्ट होगी। ये रिजेक्ट होगी। अब मैं आना चाहता हूं, ये जो 356 का मामला है, ये मामला इन 2 फैसलों के बाद, जो उत्तराखंड का फैसला है और जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में फैसला है, इसके बारे में क्या, इस फैसले के बाद क्या अब हम 356 के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा स्पष्ट हैं? क्या ज्यादा स्पष्ट तरीके से प्रक्रियाएं अब स्थापित हुई हैं कि अब आपको ये करना पड़ेगा, वरना सवाल राष्ट्रपति के दस्तखत की भी समीक्षा हो जाएगी और राज्यपाल की भी हो जाएगी? रवीश, ये जो 9 जजेस का बोम्मई का फैसला था, उसी के फैसले पे ये दोनों फैसले अब आए हैं। तो उस फैसले में साफ तौर से उन्होंने कहा था कि अगर आप इसमें आर्बिट्रली मेलाफाइडे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम इंटरवीन करेंगे, हम सरकारों को दोबारा से रेस्टोर करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई नई बात कही गई है, सिवाय ये कि जिस चीज का पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक थ्रेट किया था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, उन्होंने करके दिखा दिया। दरअसल 356 से ज्यादा रवीश 365 धारा है जिस पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो ये कि 356 में कहा कि साहब ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में हो गया, संवैधानिक संकट है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसको कहते हैं? तो 365 में यह लिखा है कि अगर केंद्र राज्य को कोई निर्देश दे और राज्य उस निर्देश को लागू ना करे तो यह माना जाएगा कि उस राज्य में संवैधानिक संकट हो गया है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गया है और केंद्र वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगर ये स्टेट है तो फिर इस देश में कोई फेडरलिज्म नहीं रहेगा। तो अगर इस देश के फेडरलिज्म को बचाना है तो मैं समझता हूं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारों को डिसमिस करने का प्रावधान होना ही नहीं चाहिए। ये चीज जो है ये बहुत ही एक पुराने जमाने की चीज है। आपको अगर किसी राज्य में बहुत प्रॉब्लम है तो नेशनल इमरजेंसी 352 वाली आप लगा सकते हैं, लेकिन सरकार जो चुन के आई है उस सरकार को, जैसे मुझे जनता सरकार से, जिसमें वाजपेयी जी और अडवाणी जी भी शामिल थे और सारी अपोजिशन थी, यही शिकायत है कि आप 1977 तक कहते रहे कि कांग्रेस मिसयूज कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने कभी एक साथ 9 सरकारें बर्खास्त नहीं की जिनको पूरा बहुमत था। लेकिन जनता सरकार में, और वो भी ऐसे बर्खास्त की कि चरण सिंह ने एक लेटर लिख दिया कि क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की भारी हार हुई है इसलिए इन राज्य सरकारों को अब चालू रहने का अधिकार नहीं है। लोकसभा इलेक्शन अलग है, विधानसभा इलेक्शन अलग है। एक बार आपको याद होगा 1984 में जब विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन कर्नाटका में साथ हुआ तो सारी सीटें 20 की 20 मेरे ख्याल से कर्नाटक में कांग्रेस को मिली लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में रामकृष्ण हेगड़े चीफ मिनिस्टर बने।
तो और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया। दूसरे मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका इस कदर मिसयूज हुआ है। बाबरी मस्जिद के बाद जो बीजेपी की 3 सरकारें कांग्रेस ने डिसमिस की थी, मैं समझता हूं वो भी गलत था, और सुप्रीम कोर्ट ने गोके एसआर बोमई में उसको अपहोल्ड किया, क्योंकि जो बैन लगा था आरएसएस पे वो बीजेपी सरकारों ने बेहतर इंप्लीमेंट किया था, और कांग्रेस के राज्यों में गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा दंगे हुए थे। लेकिन क्योंकि बीजेपी अपोजिशन पार्टी थी, इसलिए कांग्रेस ने इन सरकारों को हिमाचल और मध्य प्रदेश और राजस्थान में डिसमिस कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोमई में कहा कि साहब बीजेपी क्योंकि सेकुलरिज्म में यकीन नहीं करती और सेकुलरिज्म संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है, इसलिए इन सरकार की बर्खास्ती जायज है। मेरे हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता था कि बीजेपी संविधान के मूलभूत ढांचे में यकीन नहीं करती संविधान में, तो उसकी रेमेडी थी बीजेपी को डी रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए था। लेकिन उनकी इलेक्टेड सरकार को बर्खास्त करना मैं समझता हूं वो सही नहीं था। तो इसमें अदालतों के फैसले में भी बहुत झोल है। मतलब एक तरफ आप उसे कह रहे हैं कि आप धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर नहीं है और आप बर्खास्त कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से जज सेंट्रिक फैसला है। मतलब प्रक्रियाएं वहां भी उस वक्त नहीं थी। यही मैं जानना चाहता हूं कि जब पहले नहीं थी तो क्या अब हैं क्या? नहीं है रविश, ऐसा है कि जजेस ह्यूमन बीइंग्स हैं, जजेस से भी गलतियां होती हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि यह फैसला ऐसा है कि एक रोमन लॉ की कहावत है कि लेट द हेवेंस फॉल बट जस्टिस बी डन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही किया कि चाहे कोई नतीजा हो, अल्पमत वाली सरकार चाहे अंदर आ जाए, लेकिन इंसाफ कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ कर दिया, संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखा, और उसके जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं उनको अब जाहिर है कि देश जो है फेस करेगा। देखिए क्या केंद्र सरकार फैसला करती है इस पे। पर आमतौर पे राज्यपालों को आपने कहा कि जैसे कि 356 ये इस तरह के सरकारों को बर्खास्त करने की स्थिति नहीं होनी चाहिए, पर ये जो दल बदल है, कोई सरकार अपना विश्वास खो दे, कोई सरकार अपने हाथ से निकल जाए, जो आंतरिक स्तर पर जो संवैधानिक ब्रेकडाउन हो सकता है, वो भी एक ब्रेकडाउन की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है अगर सिर्फ केंद्र का आदेश न माने। हाँ नहीं, केंद्र का आदेश न मानना जो है वो तो बिल्कुल देश का में फेडरलिज्म खत्म करके एक यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक शासन प्रणाली हो जाएगी, वो बात सही नहीं है। लेकिन ये कि कभी अगर ऐसा हो सकता है तो चुनाव हो। मतलब सरकारें जब बदलती हैं, डिफेक्शन होता है, तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें आपने कहा ना, अब जैसे उत्तराखंड में अवधेश कौशल साहब ने पूरा केस एक कर रखा है कि जो भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री होता है उसको एक बंगला मिल जाता है और ये फैसिलिटीज मिल जाती हैं, तो वो नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका हल जो है वो पॉलिटिकल साइंस में और संविधान में रविश निकलेगा, ना कि देश की इंडियन पीनल कोड में। हाँ, जैसे आप जो चाहते हैं कि उनको सजा दी जाए, वो सजा पॉलिटिशियन की सजा ये है कि जनता उनको रिजेक्ट करे। और देखिए कि इन्हीं सांसदों ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन की व्यवस्था खत्म कर दी, ये कह के कि अर्थव्यवस्था पर बोझ है, लेकिन इन्हीं सांसदों, विधायकों, पूर्व प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को पेंशन मिल रहा है ना, और लोगों को नजर नहीं आता है कि ये क्या अंतर है। पर फैजान साहब, अच्छा रहा कि आपने कई उदाहरणों से जी लोगों को एक बात ये कह दे, आपने पेंशन वाली बात कही। हाँ। कि जब देश का चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे और सोना सब जो है गिरवी रखा गया और हमारे पास 3 दिन का फॉरेन एक्सचेंज था, तो पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से सारे दलों ने मिलकर अपनी सैलरीज कई गुना बढ़ा ली थी। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान मुस्तफा साहब, कई उदाहरणों के साथ हमारे दर्शकों को जानकारी देते हुए इस पहलू पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मुलाकात होगी अन्य और दूसरे संवैधानिक मसलों पे। लगे हुए पेड़ को हमारे नेता काट रहे हैं, लेकिन हमारे नेता कहीं पेड़ भी लगा रहे हैं, तो उसका हालचाल हम लेंगे ब्रेक के बाद। बरसात शुरू होने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार को इस बार हरियाली की याद आई है। अच्छी बात है। राज्य सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में 1 जुलाई का दिन तय किया। 12 घंटे में पूरे राज्य में करीब
3.25 करोड़ पौधे रोप दिए गए। इसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम भी हुए, लेकिन पौधे रोप देने के बाद इस मुहिम का क्या हश्र हुआ, क्या होगा, इसकी रियलिटी चेक करने का जिम्मा उठाया हमारे संवाददाताओं की टीम ने। इस इलाके में पेड़ लगाने पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं और ताजा हाल आपके सामने है। इलाका है मुंबई का महाराष्ट्र नेचर पार्क, जहां महाराष्ट्र सरकार के महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राज्य के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में लगे पेड़ हफ्ते भर बाद ही अपने अस्तित्व के लिए चुनौती महसूस करते दिख रहे हैं। जब ये प्लांटेशन करने का तय हुआ था तब ये सुझाव किया गया था कि पास में रहने वाली बस्ती जो है वहाँ के लोग यहाँ अंदर आ सकते हैं या पेड़ पौधे जो लगाएंगे उसको नुकसान कर सकते हैं। पास की बस्ती में कुछ लोग बकरियां भी पालते हैं या इस प्रकार के जानवर रखते हैं जो पौधों को खा सकते हैं। इसके लिए इस एरिया को पूरी तरीके से अच्छे से प्रोटेक्शन किया जाए। क्या ये सारी कवायद की जो मेहनत है वो मिट्टी में मिल सकती है? अगर प्रोटेक्शन ठीक से नहीं हुआ तो पेड़ नुकसान होने की संभावना तो रहती है। यहाँ पे ये नहीं हो इसलिए हमने बहुत कोशिश की है, इसको बंद किया था और ये किया था। लेकिन अगर इस फेंसिंग को इस तरीके से टूट जाए या इस तरीके से इसको नुकसान हो जाए तो ये डर है कि पास के लोग दोबारा यहाँ आना शुरू कर दे और उनके पशु वगैरह आना शुरू कर दे और इससे ये पेड़ों को बचाना मुश्किल हो जाए। 1 जुलाई को महाराष्ट्र के सामाजिक वनीकरण की मुहिम चली, जिसके तहत महाराष्ट्र में 2 करोड़ 80 लाख पौधे महज 12 घंटे में लगा दिए गए। एनडीटीवी इंडिया ने मुंबई के अलावा राज्य के दूसरे हिस्सों में भी इस मुहिम के मौजूदा हालात को लेकर पड़ताल की। बीड जिले में करीब 8 लाख पेड़ पौधे लगाने का प्रशासन ने ऐलान भी किया और प्रशासन ने दावा भी किया कि बीड जिले में 8 लाख के करीब पेड़ पौधे हमने लगाए हैं। लेकिन कुछ पेड़ बकरियां खा गई और कुछ पेड़ लोगों ने उखाड़ कर फेंक दी। सातारा जिले के यही अजिंक्यतारा किले पर लगभग 500 वृक्ष लगाए गए थे। कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अभी तक वैसे ही है, लेकिन कई पेड़ पौधों को गाय और बकरियां खा चुकी है और कुछ निसर्ग प्रेमी जो खुद की पैसे से पेड़ों को बैरिकेडिंग किया है, इस वजह से ये पेड़ अच्छी तरह अभी दिख रहे हैं। हम इस वक्त नागपुर के रवि भवन इलाके में हैं, जहां पर वृक्षारोपण के दिन लगाए गए पौधे सुस्थिति में अब तक तो दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई के दिन नागपुर जिले में करीब 13.5 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया गया था, जिसमें फल के पौधे भी हैं, सजावट वाले पौधे भी हैं और नीम और बबूल भी हैं। प्रशासन का दावा है कि सर्वाइवल रेट 100% है, मतलब लगभग हर पौधा आज तक जीवित है। एक वजह यह भी क्योंकि बीच में लगातार बारिश हो रही थी। कुल मिलाकर सरकारी पेड़ अपने वजूद पर मंडराते खतरे से जूझ रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार पेड़ बचाने को वन विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह से जोड़ा है। साथ ही नरेगा के तहत इससे रोजगार की संभावना भी तैयार की है, लेकिन इस पहल को पनपने में समय लग रहा है। अभी 1000 वृक्षों के पीछे एक परिवार को रोजगार देने का निर्णय हुआ। रोजगार देने के निर्णय के साथ में उस वृक्षों को संरक्षण और संवर्धन की व्यवस्था हुई है। मगर जो बाकी वृक्ष कहीं पे किसी विभाग ने लगाए, लोगों ने लगाए, उनको हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि अवेयरनेस इसलिए कर रहे कि ये काम लोगों के मदद के बिना नहीं हो सकता। जिम्मेदारी जब तक हर व्यक्ति नहीं लेगा तब तक वृक्षों का संवर्धन संरक्षण करना ये कठिन होता है। महाराष्ट्र में पिछले 15 सालों में सरकारी कार्यक्रमों के तहत लगाए गए 100 में से 30 पेड़ मर जाते थे। फिलहाल कोशिश है कि मरने वाले पेड़ों की तादाद 100 में से 10 रह जाए। सरकार किसकी है, इससे ज्यादा बड़ा सवाल यही है कि जिस किसी की भी सरकार है वो पेड़ों को बचाने और बढ़ाने के लिए होने वाली मेहनत कितनी ईमानदारी से कर रही है, क्योंकि पेड़ रहेंगे तो भविष्य उज्जवल होगा। कैमरामैन दिनेश हराले के साथ मुंबई से मैं प्रसाद काथे, एनडीटीवी इंडिया।